सा सही समय है आर्मी ज्वाइन करने का? जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया ना मन में, वो सही उसी से। दिन से क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? हर इंटेलिजेंस ऑफिसर स्पाई नहीं होता है। जरूरी नहीं है हर स्पाई एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हो। जब तेरी अम्मी तेरी तशरीफ धोती थी ना, तब से जमाने के फसदा कर रहा हूँ मैं। जैसे ही ऑफिस पहुंचूंगी मुझे कहा जाएगा अच्छा तुम वहां जाओ, तुम्हें अभी निकलना है। सर एज ए इंटेलिजेंस ऑफिसर हमें ऐसे ऐसे इलाकों में जाना होता है, ऐसे ऐसे जगह में जाना होता है। इंसान के ओहदे से नहीं, उसकी खबर लाने की काबिलियत को हम सलाम करते। एक बहुत ही खूंखार बड़ा बिजनेसमैन तो था ही, वो ड्रग्स और इसमें भी इन्वॉल्व थे, वो हथियार भी सप्लाई कर रहे थे। मैं समझ गई थी उनके हाव भाव से, आई मूवमेंट्स में, उनके बॉडी लैंग्वेज से ही मुझे समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैं पक्का देखती हूँ क्योंकि वो कुछ ना कुछ, जैसे इस बार वाला जो 4th पार्ट है पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर किया उन्होंने, तो उसमें मेरे को पूरा नॉस्टैल्जिया हो गया कि इसी तरीके का सीन हुआ था मेरे साथ। हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है कि जितने भी शॉर्ट सर्विस विमेन ऑफिसर्स हैं उनको 20 साल कंप्लीट होने पे परमानेंट कमीशन का मौका मिलेगा और पेंशनेबल सर्विस हो जाएगी। फौज इसीलिए एक जॉब नहीं है, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मौसमी, आपकी होस्ट। आज की इस खास एपिसोड्स में हमारे साथ जुड़ रही है मेजर नीति सीजे, एक एक्स आर्मी ऑफिसर। इन्होंने भारतीय सेना में करीब 10 साल तक सेवा दी, खासकर इंडियन इंटेलिजेंस में। अपने बेहतरीन योगदान के लिए इन्हें जीओसी इन-सी कमेंडेशन कार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी और एक्सपीरियंस के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है नीति मैम आपको हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मौसमी। आपको, शीरोज की पूरी टीम को और हमारे ऑडियंस को जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम। और मैंने आपको बताया जब हम बात कर रहे थे कि जब मुझे पता चला कि आपके साथ मेरा पॉडकास्ट होने वाले हैं, तो मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मेरे को आपके बारे में मुझे पता तो था, बट बहुत ज़्यादा आपने काम किया और ये मेरे फील्ड से बहुत अलग है जी। और बट ये मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैंने बहुत सारे नए चीज़ जाना सीखा। और मैं कल रात से मैं सोच रही थी, इतना मैं एक्साइटेड थी और मैं इतना खुश मतलब हूँ कि मुझे आपसे बात करने के लिए मौका मिलेगा, वो भी लाइव मतलब। तो मैं बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। थैंक यू और मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। मेरे लिए तो फैन मोमेंट आपको मिलके हो गया मौसमी। मतलब वही है ना मैम कि मेरे लिए आप मतलब इंस्पिरेशन हो और आप बोल रहे हो मेरे को, तो वही ना, एक अच्छा एनर्जी ट्रांसफर हो जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी। जी। और आप पहली बार हमारे छा फाउंडेशन को विजिट किया, सिरोज टीवी में पहली बार आए, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2024 में मैं पहली बार शीरोज कैफे आगरा गई थी, शीरोज हैंगआउट। महिंद्रा की विजय दिवस की कार रैली थी। उस रैली में हम लोग कुछ वेटरन्स को उन्होंने सेलेक्ट किया था पार्टिसिपेशन के लिए, हमें इनवाइट किया था। और हमारी खुशनसीबी है कि जब हम आगरा पहुंचे, हमारा स्वागत करने के लिए शीरोज की पूरी टीम वहां पे आई थी। मेरे पास अभी भी उसके फोटोग्राफ्स हैं और वो एक मोमेंट, मैं सही बोलूं, जैसे आज आपको मिलके मेरा फैन मोमेंट है, वो फैन मोमेंट मुझे उनसे मिलके हुआ कि जहां लोग आर्मी को एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्रेवरी का, करेज का, स्ट्रेंथ का। मैं समझती हूँ शीरोज की पूरी जो टीम है, आप लोग अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मिसाल है लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मैम। कहीं ना कहीं जब आप बोलते हो ना, लाइक आप जैसे और भी अच्छे इंसान, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि अच्छे इंसान नहीं है समाज में, अच्छे इंसान है बहुत सारे। जब आपके मुंह से सुनते हैं ना, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं। तो बहुत जरूरी है ये सब चीजें। जी। तो नीति मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग का फैसला आपने कब और कैसे लिया, और क्या बचपन से ही ऑफिसर बनने का सपना रहा या कोई खास घटना या इंस्पिरेशन रहा आपके लाइफ में? मौसमी, मैं
एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर भी आर्मी में रहे हैं, उन्होंने सेवा की है, नियरली 36 इयर्स वो आर्मी में थे। तो इंस्पिरेशन एक तरह से बोले तो घर पे ही एक इंस्पिरेशन था। बट ये चीज़ मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि सिर्फ इंस्पिरेशन काफ़ी नहीं है, उस इंस्पिरेशन को एक डिसीजन में, एक पैशन बनाने में आपको अपनी मेहनत करनी है, अपने आप को उसके काबिल बनाना है। मैं अभी भी जानती हूँ, मैं बहुत छोटी थी, 10-11 साल की थी जब पहली बार ऐसे ही मैं मेरी नानी के साथ है ना, छुट्टियों में हम जाते हैं, गर्मी की छुट्टियां भी आ रही हैं, मई में बच्चों के स्कूल छुट्टी होती है। उस समय ऐसे ही बाहर बैठ के आसमान की ओर हम देख रहे थे और मेरे दिमाग में आया मुझे भी उड़ना है। बस वो वहां से एक ख्वाब शुरू हुआ कि मुझे उड़ना है, मुझे कुछ वैसा करना है। तो पहले एयरफोर्स का मुझे बहुत वो था, क्रेज था। पर धीरे धीरे जब आप बड़े होते हो, आप स्कूल में 11th-12th जब बड़े क्लासेस में आप जानते हो, जब आपको पता चलता है कि मैथ्स आपके बस की बात नहीं है उस समय ये दिमाग में आया कि चलो ठीक है, मे बी मैं मेडिकल फील्ड ट्राई करती हूँ और उससे आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि हमारे टाइम पे सीरियस एंट्री तब शुरू हुई नहीं थी। सीरियस एंट्री का अनाउंसमेंट आया था 2006 में आया था। 5-6 की बात है जब ये अनाउंस हुआ था कि सीरियस एंट्री लड़कियों के लिए खोली जाएगी। उस दौरान कई बार ऐसे दिमाग में आता था कि कैसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि तब तक एक विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम करके होता था, जिसमें आपके कॉलेज के मेरिट के बेसिस पे, आपके परसेंटेज के बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार होती थी और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। तो मैंने कहा यार ये तो थोड़ा मुश्किल मामला है अपने लिए, है ना, 80-90% थोड़ा मुश्किल मामला लगता था मुझे बिकॉज मैं हरदम एक ऑलराउंडर स्टूडेंट रही हूँ। मुझे स्पोर्ट्स भी पसंद है, मुझे डांस भी पसंद है, मुझे म्यूजिक भी पसंद है। तो जब आप एक ऑलराउंडर होते तो कहीं ना कहीं थोड़ा वो पढ़ाई के साथ ऊंच नीच बिल्कुल हो ही जाती है। पेरेंट्स सपोर्टिव थे इस जर्नी में, कि स्पेशली मम्मा कि नहीं बेटा तुम्हें जो करना है कर लो, अभी ये लाइफ है। टू दी एक्सटेंट कि अगर मैं कभी कभार जैसे किचन में चली भी जाती थी तो मम्मी बोलती थी अभी नहीं, जाओ पढ़ाई करो इस सब के लिए बारी आएगी, हाँ इस सब की बारी आएगी। तो एक ऐसे परिवार से जब आप बिलोंग करते हैं तो मैं तो कहती हूँ एक खुशनसीबी है ये, बट एक चुनौती भी है। और चुनौती है अपने आप को, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी अभी तक अपने माता पिता के से चल रही है, पर इस बीच में आपको अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है। तो वो जो डी आइडेंटिफाई करना है ना, वो एक बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस होता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जबकि आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते, आपको सपोर्ट करते, तब तो होता है कि भाई करना ही पड़ेगा। सपोर्ट है जब पेरेंट्स के, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि पेरेंट्स का साथ नहीं था या किसी इंसान ने सपोर्ट नहीं किया। जब सपोर्ट है तो फिर आपको बिल्कुल करना ही है। बिल्कुल। और वो फिर स्ट्रगल ना दूसरी किस्म की हो जाती है। आप चाह रहे हो कि आप खुद अपने आप में एक स्ट्रेंथ बना करके उड़ने की कोशिश करना चाह रहे हो, बट आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम आपको पूरा वो एनवायरनमेंट देंगे, तो वो उसमें आप जूझ जाते हो। अच्छा, और मैं थोड़ी सी आई वाज ऑलवेज, मैं ना थोड़ी प्लम्प साइड में ही रही हूँ, क्योंकि मैं कराटे में थी, तो हमेशा ही थोड़ा एक जो स्ट्रेंथ है ना मेरा अलग किस्म का रहा है। इस सब में फिर आर्मी में ज्वाइन करना है तो वेट लॉस भी करना है, अपने आप को उसके हिसाब से फिट भी बनाना है, डिसिप्लिन भी रखना है। तो मेरे हिसाब से तो आप सही में बोलेंगे ना, मेरी तैयारी तो शायद उसी दिन होगी जिस दिन मेरी तैयारी तो उसी दिन शुरू होगी जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है। और मैं यही चीज बच्चों को बोलती हूँ, पूछते हैं कौन सा सही समय है आर्मी ज्वाइन करने का, है ना, वो कौन सा सही टाइम है। तो मैं बोलती हूँ जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया ना मन में, वो सही उसी दिन से शुरू हो गया काउंटडाउन। बिल्कुल। बहुत इजी तो नहीं है आर्मी, मतलब आर्मी के नाम सुनते ही पता नहीं शरीर में एकदम अलग सा एक फीलिंग्स आती है ना जी। बहुत मतलब प्राउड वाली एक मोमेंट है। तो बहुत मेहनत लगता है जी। और आपने बताया कि आप ऑलराउंडर हो,
जी हर चीज आपने बताया, डांसिंग, आपको म्यूजिक पसंद है, आपको कराटे भी आपने किया, जी तो मुझे लगता है कि हर चीज जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशली स्पोर्ट्स, हाँ। अगर कोई आर्मी ज्वाइन करना चाह रहा है, उसको फिजिकली एक्टिव रहना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है। क्योंकि अम, जो अंदर का डर है, जो अंदर की जो एक एंजाइटी होती है, कैसे होगा क्या होगा, जब फिजिकली कुछ एक्टिविटी करते हो तो वो आपका डर बहुत कम कर देता दिमाग है। भी एक्टिव हो जाते हैं, बॉडी भी। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। सो एक तरह से अगर आप पूछेंगे तो इंस्पिरेशन के साथ साथ शायद ये जो मन में एक था कि नहीं, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है, वो एक अलग पुश मुझे दिया है इस जर्नी में। हाँ, बहुत ज़रूरी होते हैं ना, खुद को तैयार करना बिल्कुल कि मुझे करना है, और खुद से जब खुद को तैयार करेंगे तब जाके आप कर सकते हो। जी। बहुत अच्छा लगा आपका जो ये जर्नी रहा। मैम, ओटीए की जब ट्रेनिंग कर रहे थे आप, उस दौरान कोई यादगार या कोई टफेस्ट मोमेंट के बारे में आप हमें शेयर करिए? आई थिंक सो। ट्रेनिंग एक पूरा ऐसा एक समय होता है कि एक एक दिन अपने आप में एक चुनौती है। बट जो सबसे मुश्किल वाक्य या मुश्किल से ज्यादा मैं बोलूंगी, जो सबसे जिसने हमारी जो हमारे पूरे बॉन्ड को एज अ कोर्स, हम जितने भी कैडेट्स एक साथ ट्रेन होते हैं, हमारा एक कोर्स नंबर होता है। तो हम बोलते हैं कि वो कोर्स से आपकी पहचान हो जाती है। आपकी पहचान सिर्फ नीति या कोई और नहीं रह जाते। आपको कुछ कंपनीज में डिवाइड कर दिया जाता है, कुछ ग्रुप्स बना करके वो ग्रुप आपकी पहचान हो जाती है, आपकी पहचान आपका कोर्स हो जाता है। तो मुझे लगता है जो सबसे मेमोरेबल मोमेंट मेरे मीन्स बहुत सारे थे, बट मैं दो बताऊंगी। एक जो मेमोरेबल बहुत ही प्यारा मोमेंट वो है जिस दिन आपके कंधे पे सितारे लगते हैं। बिल्कुल। वो मोमेंट तो एक ऐसा मोमेंट है जो शायद कोई भी ऑफिसर अपने लाइफ में कभी भूल नहीं सकता है। और मुझे अभी भी याद है, हमारे कोर्समेट हैं लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया, कीर्ति चक्र पोस्थुमस। वो हमारे बीच में नहीं है। वो गुरेज में आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। उन्होंने वीर गति हासिल कर ली थी। बट मुझे अभी भी याद है वो दिन, जैसे ही हम जो अंतिम पग है, वो अंतिम पग को जैसे ही हम क्रॉस करके आए, उन्होंने ऐसे एक दो जोर से मुझे हक किया और बोला, नीति, मेरे को वैसे सीजे बुलाते हैं, मेरे कोर्समेट मुझे प्यार से सीजे बुलाते हैं क्योंकि सीजे मेरा इनिशियल है, तो मुझे सीजे बुलाते हैं। बोले सीजे ऑफिसर बन गए यार। तो वो जो मोमेंट है ना कि आपका जब जैसे ही लोग, वो कहने के लिए तो वो लास्ट पग है, लास्ट स्टेप है, अंतिम पग, बट मुझे लगता है वो बस कहने के लिए अंतिम पग है, वो तो प्रथम है। वहां से तो आपकी जर्नी एज अ ऑफिसर शुरू होती है। तो वो मोमेंट मेरे लाइफ में बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। मैंने मेरे पापा के रैंक्स पहने थे, तो उन्हें पहली बार मैंने इतना इमोशनल होते हुए देखा था। और अगर कोई चैलेंजिंग मोमेंट की बात करें तो मुझे अभी भी याद है हमारा पहला उसमें बहुत सारे ट्रेनिंग पनिशमेंट्स होते हैं। तो उसमें एक होता है जिसको बोलते हैं एकेडमी फॉल इन, यानी कि पूरी एकेडमी की एक साथ पनिशमेंट होगी। तो वो जनरली एडजुटेंट लेते हैं और उसको इसलिए एडजुटेंट फॉल इन भी कहा जाता है। तो वो उस फॉल इन में वो खाने के बाद हमारा डिनर हो गया था, उसके बाद हमें अनाउंस हुआ कि आज आपका एडजुटेंट फॉल इन शुरू हो रहा है और वो चलता है 72 घंटे तक, है ना। बाकी एडजुटेंट की मर्जी है। एडजुटेंट जो है हिंदी में उन्हें दंडपाल कहते हैं। वो पूरे एकेडमी के डिसिप्लिन की देखरेख उनकी है, वो पूरी जिम्मेदारी उनकी है कि डिसिप्लिन मेंटेन हो पूरे एकेडमी का। तो उनका अगर कोई पनिशमेंट है या उनकी अगर कोई ट्रेनिंग है तो वो उस हिसाब से सबसे टफ होगी, है ना। और मुझे अभी भी याद है हम खाना खा के आए थे सब और हमें तुरंत बोला गया, जाओ 60 सेकेंड है आपके पास, फटाफट अपना यूनिफॉर्म चेंज करके कॉम्बैट
जो ड्रेस है हमारा, आप कॉम्बैट में आ जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको रोलिंग बोलते हैं, यानी कि आपको ऐसे समरसॉल्ट मारते मारते आपको आगे जाना है ना। तो वो रोलिंग कर रहे हैं पीछे से, बस हमें बस बोला जा रहा है चलते जाओ, रुकना नहीं है, ये सब चल रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, है ना। हमारे सारे इंस्ट्रक्टर्स आ गए थे और सडनली किसी ने वॉमिट किया। ओके, अब एक को देखा तो दूसरे ने वॉमिट की जो वो है ना, देख के ही सुन के ही हो जाती है इंसान को। एग्जैक्टली और हमें कोई होश आवाज नहीं, हम उसी में करे जा रहे हैं। तो वो मोमेंट ऐसा मुझे लगा कि एट द एंड ऑफ द डे हम सब में कोई फर्क नहीं है, है ना। हम सब, एंड शायद हम वो ट्रेनिंग को इसीलिए कर पाए क्योंकि हम लोग साथ में थे, वरना एक इंसान अकेले उस किस्म का ट्रेनिंग नहीं कर सकता। और शायद वहीं पे इस यूनिटी में, इस बॉन्ड में ही आर्मी की एक्चुअल स्ट्रेंथ है। एक माहौल बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जो माहौल उधर मिलता है वो माहौल घर पे या आसपास नहीं मिलता है। बिल्कुल, तभी तो ये एक बोलता है ना कि यूनिट जब मिलके काम करते हैं तो फिर अलग ही वो एक स्ट्रेंथ मिलता है। बिल्कुल। और इसीलिए आर्मी में एक कहावत है, राइट टाइम राइट प्लेस राइट रिग, यानी हर जगह की और हर समय की और हर एक ड्रेस की अपनी एक वैल्यू है। उसको मेंटेन करके अगर आप चल लिए तो आप एक बहुत अच्छे ऑफिसर हो। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर को अक्सर लोग जेम्स बॉन्ड टाइप्स मूवी के साथ जोड़ते हैं जी। आप बताइए कि असल लाइफ में जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है उनके डेली रूटीन और उनका वर्क कैसे होते हैं? बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूंगी कि मूवी 100% सही होते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है और 3 घंटे की उस मूवी में कवर करना तो थोड़ा मुश्किल है। बट आम तौर पे एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की लाइफ, जैसे लोग सोचते हैं कि इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी स्पाई है, नहीं, थोड़ा सा अलग है। हर इंटेलिजेंस ऑफिसर स्पाई नहीं होता है और जरूरी नहीं है हर स्पाई एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। स्पाई एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आपको कहीं की जासूसी करनी, तो वो एक अलग चीज हो जाता है। बट एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर, स्पेशली मिलिट्री इंटेलिजेंस में हमारे जितने भी टास्क हैं उसको हम 3 मेन कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले उसको हम बोलते हैं काउंटर इंटेलिजेंस, यानी कि दुश्मन को रोकना, वो किसी भी तरीके से हमारी खबर ना ले सके। तो इसमें हम नजर हमारे ही लोगों पे रखते हैं, चाहे वो आर्मी में हो चाहे वो सिविल में हो। तो जैसे कभी कभार आप न्यूज़ सुनते होंगे कि फलानी जगह से एक इंसान को पकड़ा गया, वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। तो इस सब टाइप के जो एक्टिविटीज हैं वो काउंटर इंटेलिजेंस में आते हैं। और सेकंड जो है, जो सबसे मेन है एक्चुअली, वो है एक्विजिशन, यानी कि दूसरे की खबर निकालना। और वहां पे खबरी की रोल आ जाती है हमारे ऊपर, जहाँ हम हमारे कई सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, कई सारे ऐसे एसेट्स बनाते हैं, सोर्सेस बनाते हैं, अलग अलग जरिए से हम दुश्मन की खबर निकालने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे अगेंस्ट क्या करने का सोच रहा है ना। और तीसरी आ जाती है सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा में भी इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा योगदान है। आप हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट की ही अगर आप ले लेंगे, ये ब्लास्ट इससे भी बुरा हो सकता था। तो क्या है जिसने इसको उतना बुरा होने नहीं दिया? वहां पे इंटेलिजेंस का एक रोल आता है। और जब रोजमर्रा एक डेली रूटीन की आप बात करेंगे तो हमारा रूटीन इतना डायनेमिक होता है कि मैं सुबह उठती थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं सोच के जाऊंगी आज मुझे ना ये सारी रिपोर्ट तैयार करनी है, और जैसे ही ऑफिस पहुंचूंगी मुझे कहा जाएगा अच्छा तुम वहां जाओ, तुम्हें अभी निकलना है, तुम्हें इस जगह पे जाना है, 2-3 दिन का वो काम निपटा करके यहाँ आना। तो इतना डायनेमिक होता है, एंड आई थिंक सो वो डायनेमिज्म जो है वो आपको एक्साइटेड रखता है, बिल्कुल, है ना, कि चलो सेम रूटीन। तो अब इतना मुश्किल होके मिले कि आर्मी से निकलने के बाद भी मैं एक ही रूटीन सेम नहीं फॉलो कर पाती हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं अलग। हाँ, बिल्कुल सही।
जी और कुछ चीज सोच के करते हो तो उसमें मजा नहीं है, एकदम गो विद द फ्लो हो जाते हैं ना, ये जी अचानक से हो जाते हैं तो बहुत मजा आते हैं उसमें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही चीज बोली। आई थिंक सो इंटेलिजेंसर्स जो होते हैं वो हाँ, गो विद द फ्लो वाले लोग हैं। बिल्कुल। जी हमारे साथ भी वही होते हैं जी इसलिए मैं रिलेट कर रही हूँ। कभी भी बिल्कुल कहीं पे जाना होता है पता नहीं है, हाँ बस फोन आया 15 मिनट में निकलना है। बिल्कुल अब मेरा एक बैग रेडी रहते हैं बिल्कुल भागो। यस ऐसा ही होता है हमारे केस में भी। एंड हमारे इंटेलिजेंस में तो हम ये भी मीन्स मेरे मेंटर ने मुझे ये बात बोली थी और मुझे अभी भी ये याद है। हमें कहा जाता है कि हम ज़्यादा यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं, हम सिविल ड्रेस ज़्यादा पहनते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही एक दिन मुझसे पूछा कि निधि पता है तुम्हें वो मेरे को ना शेर बुलाते थे, टाइगर। हाँ बोलते थे शेर तुझे पता है ऐसे हम यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनते हैं। तो मैंने अपने सारे जो ना सिखाए हुए पढ़े हुए तरीके से मैंने बताया नहीं सर वो ना हमें कैमोफ्लाज करना है, अडेप्ट करना है ना। ये सारी अंग्रेजी मैंने सुना दी। बोले नहीं, उसका मेन कारण ये है यूनिफॉर्म का एक गरिमा है यूनिफॉर्म की। तो आप उसको हर जगह पहन के नहीं जा सकते हो। और अक्सर एज ए इंटेलिजेंस ऑफिसर हमें ऐसे ऐसे इलाकों में जाना होता है, ऐसे ऐसे जगह में जाना होता है जहाँ पे ये आइडेंटिटी अगर हम डिस्क्लोज कर दें तो हमारे लिए खतरा है और हमारे टीम के लिए खतरा है। और सबसे बड़ी बात जो यूनिफॉर्म की एक गरिमा है उसको नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हम सिविल ड्रेस में ज्यादा रहते हैं। तो वो हमेशा यही बोलते हैं। और उसके साथ साथ जब आप यूनिफॉर्म को वहां रखते हो अपने कबर्ड में, उसके साथ अपना ईगो भी रख के आ जाना। इंटेलिजेंस में जो भी खबर दे रहा है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे मिलने आती हूँ और मुझे आपसे कोई खबर चाहिए या किसी से भी कोई खबर चाहिए तो आप मेरे लिए खुदा हो, आप भगवान का रूप हो। मीन्स खबर देने वाला भगवान का रूप है। उस तरीके से हम देखते हैं। उसमें वो एक चाय वाला भी हो सकता है या वो किसी बड़े कंट्री का कोई बहुत बड़ा डिप्लोमेट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओहदे से नहीं, इंसान के ओहदे से नहीं, उसकी खबर लाने की काबिलियत को हम सलाम करते हैं, उसको देखते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बोली। मतलब जो जिस फील्ड में है ना, जैसे हम लोगों का सर्विस उसमें है, हॉस्पिटैलिटी में हम लोग, हमारा रेस्टोरेंट है, तो हमारे लिए जो गेस्ट है वो भगवान है। बिल्कुल तो हम सबके फील्ड में जो उनका मतलब लाइक आपको कोई खबर दे रहे तो आपने बोला बहुत अच्छी, मतलब अच्छे से मुझे आपने समझाया, तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। उनके फील्ड के जो हेल्प करने वाले लोग होते हैं आस-पास। बिल्कुल, क्योंकि उनके कारण ही हमारी दुकान चल रही है। बिल्कुल, हम क्योंकि हम नहीं कर सकते वो चीज़ जो वो करके दे रहे हैं, या उस एनवायरनमेंट में हम जा नहीं सकते, जी तो फिर बहुत ज़रूरी है। जी और आपने इंटरोगेशन सेशंस के दौरान आपने क्या सीखा? या कभी ऐसा हुआ कि जब बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल क्यूज़ ने पूरी स्टोरी बदल दिया हो, लाइक स्टोरी अलग हो गया? बिल्कुल, ऐसा कई कई बार हुआ है। और एक वाकया मैं बताना चाहूँगी। मैंने उसका थोड़ा-सा ज़िक्र अपने टेड टॉक में भी दिया था क्योंकि जी। टेड टॉक तो छोटा-सा हाँ, ड्यूरेशन बिल्कुल। है, तो उसमें बस थोड़ा-सा ज़िक्र किया था। मैं एक जगह पोस्टेड थी एंड उस समय अ, एकदम से हम एक रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें एक इंट्रोगेशन करना है। तो जनरली इंट्रोगेशन ऐसा नहीं होता है कि मैं अकेले कर रही हूँ। बहुत सारी एजेंसीज हम लोग साथ में इंट्रोगेशन करते हैं, डिपेंडिंग कि वो जो इंडिविजुअल पकड़े गए हैं उन्होंने वो किस बिना पे पकड़े गए हैं। वो जो इंसिडेंट या वो सर्कमस्टांस जो बोलते हैं हम, वो डिफाइन करती है कि कौन कौन वहां पे जाएगा और इंट्रोगेशन करेगा। तो मैं फट से पहुंच गई। मैंने कहा इतना शॉर्ट नोटिस तो कभी नहीं हुआ है। तो मैं फट से वहां पहुंची और वहां पे जो भी ऑफिस, जिनके ऑफिस में मुझे जाना था, मैं अंदर गई तो वो बैठे नहीं थे। पर वहां पे एक इंडिविजुअल बैठे हुए थे कुर्सी पे। और
मैंने उनको देख के विश किया, उन्होंने बड़ी अच्छे से स्माइल की, बढ़िया सा हम जैसे पहने सूट बूट बढ़िया पहन के बैठे हुए थे ना। मैं आज भी भूल नहीं सकती हूँ, नेवी ब्लू कलर का उन्होंने सूट पहना था, मैं वो भूल भी नहीं सकती हूँ। और बढ़िया हमारे जैसे फोन चला रहे हैं, एप्पल फोन, और हम तो उस समय नोकिया लेके घूमते थे, है ना, क्योंकि हम इंटेलिजेंस के हैं, हम वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव या फिर आप बोलिए जिसमें इंटरनेट का यूज हो वैसे इंस्ट्रूमेंट्स, हम डिवाइसेस को जनरली ऐसे इंट्रोगेशन वगैरह में हम लेके नहीं जाते। तो मैंने कहा अरे देखो कितने अच्छे कितने स्मार्ट, और ये चल रहा है मेरे दिमाग में, और टाइम हो रहा था। इतने में वो जो एसपी हैं वो आए, बोले अरे मैडम इधर आइए। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा आपने इंट्रोगेशन के बुलाया, आप बैठे नहीं हो, तो बताइए किसको करना है? अरे मैडम जो अंदर बैठा उसको करना है। मैंने कहा पहली बात तो ये किसी लॉकर में क्यों नहीं है, लॉकअप में क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों बैठा के रखा है? फिर बाद में समझ में आया कि वो एक बहुत ही खूंखार बोल सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन तो था ही, बट वो ड्रग्स और इसमें भी इन्वॉल्व थे, वो हथियार भी सप्लाई कर रहे थे। ये उन पे एलिगेशंस लगे थे। तो ऐसे ओहदे के लोग भी आपको करने हैं इंट्रोगेट। वो अब देखिए, तो इसीलिए सिर्फ ड्रेस काफी नहीं है, इवन बॉडी लैंग्वेज कुछ पॉइंट के बाद वो आपको धोखा दे सकती है ना। तो बैकग्राउंड नॉलेज हर इंडिविजुअल का, बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल स्किल्स भी तभी यूजफुल होंगे अगर आपको उस इंडिविजुअल का बैकग्राउंड पूरा पता हो, और आपको ये क्लियरली पता हो कि आपने उस पे क्यों अप्लाई करना है। तो ये चुनौतियां, ऐसी भी चुनौतियां आती हैं। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है कि खास तौर पे मैंने जितना जाना आपके बारे में, इंटेलिजेंस में आप ज़्यादातर नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज इस सब में ज़्यादा काम करते हो, तो इस सिचुएशन में तो बहुत मुश्किल है, इतने एकदम एटीट्यूड में बैठे और एकदम फ़ोन चला रहे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये भी हमें समझना चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर टाइप की ड्रेसिंग को, या किसी के हाथ में कोई महंगा फोन हो या महंगे कपड़े हो या महंगी चीज हो, तो हम सोचते हैं अरे वाह ये तो बहुत बड़ा आदमी है। बड़े आदमी जरूर हैं वो भी, बट क्या वो एक अच्छी इंसान है? तो अंदर के इंसान को जानना, वो बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल में जितना आप डीप जाएंगे तो वो कला आपकी निखरती जाती है, कि आप कपड़ों के आगे, उसके रहन सहन के आगे बढ़कर आपको देखना है कि अंदर आदमी कैसा है या इंसान कैसा है। मैम, इंटेलिजेंस वर्क में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या एनालाइज करना, या कोई डिसीजन की जो पर्पस है उसको हैंडल करना? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा मौसमी, और मैं दाद देती हूँ, ये सवाल अभी तक किसी ने मुझसे पूछा नहीं। आई थिंक सो द सबसे डिफिकल्ट पार्ट इसमें इंटेलिजेंस मिलना भी हो जाता है, उसको प्रोसेस करना भी हो जाता है, बट जो डिसीजन पॉइंट है उस पे आगे की कार्रवाई, तो वो डिफाइन करता है वो किस तरीके से अच्छा डिसीजन हो सकता है। अगर जो लीडर है, जो डिसीजन मेकर है, उसमें इंटेलिजेंस को, हम बोलते हैं इंटेलिजेंस को हैंडल करना भी आना चाहिए। मेरे पास खबर है, लेकिन उस खबर को मैं कैसे यूज करूं, किसको बताना जरूरी, हम बोलते हैं नीड टू नो बेसिस, हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना। तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है डिसीजन पॉइंट। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, वहीं पे सबसे ज्यादा डिले होती है। और ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हमने देखे हैं, चाहे आप पठानकोट की बात कर लें, मेरा खुद थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसका इसलिए रहा है क्योंकि मैं अमृतसर में उस टाइम पे पोस्टेड थी, और हमने देखा है कि डिसीजन मेकिंग, जब पॉलिटिकल सेटअप, फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आर्मी, फिर एयरफोर्स, जब इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसमें फिर एक प्रॉपर लॉजिकल कंक्लूजन में आके एक्शन लेना, वो सबसे बड़ी चुनौती है मुझे लगता है। इंटेलिजेंस को हमारे इंटेलिजेंस सेटअप में हम बोलते हैं खबर तो सबके पास है, खबर का करना क्या है, आगे कैसे उसको हैंडल करना है, वो बहुत जरूरी है, और वो सबसे मुश्किल काम है। मैम, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी की बॉडी लैंग्वेज मतलब पढ़कर बहुत बड़ा एक रिस्क को अवॉइड किया,
इसका कोई लाइव लाइक रियल लाइफ स्टोरी एक्सप्लेन आप करना चाहेंगे? ओह यस, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज से समझ में आया। इनफैक्ट मैं एक बहुत ही अच्छा वाकया बताऊंगी। ये तब मैं कमीशन हुई थी इंटकोर में, लेफ्टिनेंट डेज की बात है। मम्मी भी मेरे साथ ट्रैवल कर रही थी। हम लोग भिलाई से शायद इंदौर की फ्लाइट लेके जा रहे थे। उस समय स्पाइस जेट चलती थी, है ना, सॉरी किंगफिशर एयरलाइंस। और हम चढ़े प्लेन में और जाके अपने सीट पर बैठे, और हमारे जैसे आयल के दूसरे तरफ वाले जो कुछ लोग बैठे हुए थे, और मैंने उनको देख के ही मैंने मम्मी को बोल दिया। मैंने कहा मम्मा कुछ ना कुछ गड़बड़ ये करने वाले हैं। और मैं सही बताती हूँ, ऐसे सिनेरियो में मैं मम्मी को बोल देती हूँ मम्मा कुछ पंगा करूंगी मैं, तो वो डर जाते हैं बिल्कुल कि अरे पहले ये तो मम्मी को डरा देते। हाँ, कि ये कुछ करने वाली है। मैं समझ गई थी उनके हाव भाव से, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे उसमें, आई मूवमेंट्स में, उनके बॉडी लैंग्वेज से ही मुझे समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो मैं एकदम अलर्ट हो गई। फिर मैंने मम्मी को क्या बोला, मम्मा आप अंदर की सीट में चले जाओ, मुझे ये बाहर वाली सीट में बैठना, मेरे को हैंडल करने दो इनको। हाँ। फिर हम बैठे थे, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, और जैसा मैंने अनुमान लगाया था वो सही निकला। जब वो एयर होस्टेस हमारे आगे जाके वापस बेचारी अपने जो भी टास्क के लिए वो कैबिन की तरफ जा रही थी, उस समय इस इंडिविजुअल ने धीरे से, तब तक इसने धीरे से फोन निकाल करके शूट करना शुरू कर दिया था। बट अगेन बॉडी लैंग्वेज एनालाइज करने के साथ साथ एक काबिलियत एनालिस्ट में ये भी होनी चाहिए कि वो दिखाना नहीं है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं दिखना चाहिए। आपको ऐसा एक्ट करना है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, नॉर्मल हो आप, नॉर्मल हो जाएगा। यस, फिर वो अवेयर हो जाएगा। जैसे ही मैंने ये नोटिस किया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो वो शूट कर रहा था, शूट करके उसने फोन साइड में कर लिया। जब मैंने एक बार ऐसे देखा तो मुझे लगा वो समझ गया है कि इसको पता चल गया है, लेकिन ये कुछ करेगी नहीं। उसने ये कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, और मैं चाहती थी कि वो ये कॉन्फिडेंस, हाँ, वो ये कॉन्फिडेंस गेन करे जिससे उसे बस लगे ये तो बस ऐसे ही इरिटेट हो गई है, बट ये कुछ करेगी नहीं। और मैंने उसको वो रिकॉर्ड करने दिया, क्योंकि रिकॉर्ड अगर मैं करने नहीं देती तो एविडेंस नहीं बनता है। फिर वो एयर होस्टेस चली गई, फिर वो वापस आई, फिर इन्होंने कैमरा से शूट करने की कोशिश की। उस मोमेंट पे मैंने समझदारी से उसके हाथ से फोन छीन लिया, और जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था मैंने कहा चुप हो जाना। मैंने कहा चुप हो जाओ, मुझे पता है तुमने क्या किया, मेरे पास, मैं अब भी ये लेके जाके देख। और उस समय फोन इतने वो नहीं थे, हाई फाई नहीं थे कि बहुत ज्यादा लॉकिंग सिस्टम वगैरह नहीं होता था। हाँ, तो वो रिकॉर्ड मोड ऑन ही था। मैंने वो जाके कैबिन को दिखा दिया, और जैसे ही फ्लाइट लैंड की इंदौर में, उससे पहले फ्लाइट लैंड होते ही इनको रोक दिया गया था, बाकी पैसेंजर्स को डिबोर्ड करने बोला गया था, और इनको बोला गया था कि भाई आप आ जाओ साइड में। इनको पुलिस लेने आ गई थी। वो तो बाद में मुझे पता चला कि मैंने कितना बड़ा पंगा लिया है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन के रिश्तेदार थे। अभी इंसान को ना इतनी हिम्मत आ जाती है, उनको लगता है कि मेरे को कौन रोकेगा। एग्जैक्टली। तो ऐसे सिनेरियो में थोड़ा एक अलर्ट रहना इर्द गिर्द, स्पेशली फ्लाइट्स वगैरह ऐसी जगह आजकल हम देख रहे हैं बहुत किस्म के हरासमेंट होते हैं। फ्लाइट्स हो गया, कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। सो मैंने 2024 से शुरू किया था एक कोर्स जिसको मैं कहती हूँ माइंड योर स्पेसेस। ये एक छोटा सा ऑनलाइन सेशन मैं रखती हूँ लेडीज के लिए स्पेशली। इस साल मैं ट्रैवल कर रही थी, वरना मैं हर साल वुमेन्स डे पर रखती हूँ ये लेडीज के लिए, कि लेडीज को थोड़ी सी अपनी ना प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जैसे गाड़ियों में होती है ना, वैसे अपनी थोड़ी प्रॉक्सिमिटी सेंसर अगर वो इम्प्रूव कर ले, क्योंकि ये समय की रिक्वायरमेंट है अनफॉर्चुनेटली, है ना। हम इतना अवेयरनेस कर लें तो भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन वो वैसे ही हैं, और वो बढ़ ही जा रहे हैं। तो हम अगर थोड़े से अलर्ट रहेंगे तो हो सकता है हम एक बहुत बड़ा हादसा रोक सकते। अपने साथ साथ जो साथ में हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं उनको भी बचा सकते हैं बिल्कुल, उस मोमेंट पे। बिल्कुल बचा सकते। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको अपने जो आइडेंटिटी है उसको छुपानी पड़ी हो और फिर कुछ फनी या ड्रामेटिक सिचुएशन भी बन गई?
बहुत कई बार ऐसे हुए हैं, लेकिन एक सिनारियो तो बहुत ही फनी था, क्योंकि उस समय हम कमीशन होके आए थे तो हमारे बाल छोटे थे और हम वो ऐसा एक टास्क आ गया था कि हमें कुछ आउट ऑफ बाउंड एरियाज जाने थे हमें, और हमारी टीम छोटी थी क्योंकि उतने लोग थे नहीं उस समय अवेलेबल। तो हमें कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि देखो सबको अब इसमें लगना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे जगह कवर करने थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर सबको बताया गया कि तुम इस तरीके से जाना, तुम इस कवर में जाना, तुम इस कवर में जाना। तो फिर मेरी बारी है, मैंने कहा सर मेरे लिए, बोले तुम क्या, तुम तो ऐसे ही एसमीज लड़का लग रही हो। तो मुझे उन्होंने बस बोला जाओ एक बस जीन्स टी शर्ट लटका लो लड़के जैसे और चप्पल पहन लो, तुम एक एसमीज लड़का लगोगे। जैसे आपने उस समय आपकी टीम में से बता रहे थे कि उनको लगा मैं असम से हूँ, तो मैंने कहा शायद इसीलिए लगा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ फीचर्स है। तो ये बड़ा एक फनी था, एंड ट्रस्ट मी हम जाके आ गए और सच में किसी को पता नहीं चला था। वो ऐसी जगह थी जहाँ पे सारे मोस्टली मेल्स थे। तो ऐसे एक इलाके में जाके आना, इट वॉज वेरी फनी, वेरी फनी। और किसी को पता भी नहीं चला। पता भी नहीं, और वहां से निकलना भी सच में पूरा एक ड्रामेटिक सीन था, क्योंकि रात का समय हो गया था और हमें तुरंत निकलना था। हम किसी का सर्वेलेंस करने का हमें टास्क मिला था। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक मेरे को बिल्कुल जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना वैसा वाला एक फीलिंग आ गया था। ज्यादातर मूवी में देखते हैं ना हम लोग, या वेब सीरीज अभी बहुत चल रहे हैं आजकल, वेब सीरीज चल रहे तो हैं। जब आपको लगता है कि ये तो मेरे साथ हो चुके हैं जो हम देख रहे हैं, है ना, पहले तो नहीं होता था, ये सब चीजें अभी आ रहे हैं धीरे धीरे जी, तो बहुत मजा आते हैं ना याद करके वो चीज। बिल्कुल। इनफैक्ट जब भी मैं फैमिली मैन का एपिसोड रिलीज होता है मैं पक्का देखती हूँ, क्योंकि वो कुछ ना कुछ, जैसे इस बार वाला जो 4th पार्ट है पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर किया उन्होंने, तो उसमें मेरे को पूरा नॉस्टैल्जिया हो गया कि इसी तरीके का सीन हुआ था मेरे साथ। बिल्कुल एकदम वो पूरा दोबारा उसमें जीते हम जब ऐसी चीज देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी जिक्र किया था नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो आपने नॉर्दर्न कमांड में रहते हुए आपको जीओसी इन सी कमेंडेशन कार्ड मिला जी। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए क्या है। हाँ। और साथ ही में उसका जो अचीवमेंट है उसके पीछे का जो स्टोरी है वो भी शेयर करें। बिल्कुल। सो जीओसी इन सी यानी जनरल ऑफिसर इन कमांड, हमारे हिंदुस्तान में जो इंडियन आर्मी में हम 5 कमांड की बात है, रादर 6 कमांड्स की हम बात करते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड भी है। तो मेजरली जितने डायरेक्शंस हैं उसके बेस पे है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, वेस्टर्न, सेंट्रल, ये कमांड है। उसके अलावा हमारे ट्रेनिंग कमांड है, एंड इस तरीके से हमारे कमांड्स डिवाइडेड हो रखे हैं, जो गूगल में भी लोग जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं इसके। तो जीओसी इन सी एन सी यानी जनरल ऑफिसर इन कमांड, नदन कमांड, उनके द्वारा ये सम्मान दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। ये उस समय दिया जाता है अगर आपने किसी पर्टिकुलर टास्क में एक वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी कैसे बोले, बहुत ही हाई लेवल आपने अपना डेडिकेशन और डिवोशन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को है, और एक रेजिलियंस की जो बात करते हैं, आजकल रेजिलियंस बहुत कॉमन टॉपिक हो गया है, इसको जब आप डिस्प्ले करते हैं और वो और उन्हें लगता है कि ये उस कैटेगरी में आता है। पहली बात तो आपने जो अपने टास्क किए हैं वो टास्क इस कैटेगरी में अगर वो फिट बैठते हैं तो तभी आपके कमांडिंग ऑफिसर वो साइटेशन लिखेंगे कि ऑफिसर ने इस तरह का एक डेमोन्स्ट्रेट किया है क्वालिटीज, और उसको इससे सम्मानित किया जाना चाहिए। तो हम उसमें जो वो हमारा पार्चमेंट आता है उसमें लिखा होता है कर्तव्य परायणता और कर्तव्य निष्ठा, यानी अपने ड्यूटीज के को पूरा करना और अपने ड्यूटीज को उस तरीके से निभाना, है ना, निष्ठा जो उसमें होनी चाहिए, उसके साथ उन्होंने किया है, इसलिए सम्मानित किया जाता है। तो ये तो पार्चमेंट की कहानी होती है कि पार्चमेंट में ज्यादा मेंशन नहीं किया जाता है।
अब आप पूछेंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या थी, तो इसके पीछे की कहानी ये थी कि हम बहुत टाइम से हम एक सेटअप चाह रहे थे कि जिसके थ्रू हम एक जो कहते हैं ना, एक इंटेलिजेंस का जो एक फ्लो आ रहा है, उसके जो स्रोत है यानी डिफरेंट सोर्सेस हैं। तो एक ऐसा सोर्स जो हमारा साइबर स्पेस है, ऑसेंट यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हम उसे बोलते हैं। तो ये जो ओपन स्पेस है, इससे हम कैसे उसमें वर्क करें। तो ये तो बहुत ही एक मैंने इंट्रोडक्टरी लेवल बताया, क्योंकि उसमें जो काम किया है वो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल। बट इट वाज अराउंड दिस टॉपिक एंड आई थिंक सो मैं बहुत लकी थी कि हमारी टीम इतनी अच्छी थी। ना सिर्फ मुझे मिला, आने वाले 1 साल में हमारे टीम के हर हिस्सेदार को, हर मेंबर को ना सिर्फ जीओसी इनसी का कमेंडेशन मिला, बट चीफ का भी मिला, जो आर्मी के चीफ हैं। तो मुझे लगता है एक टीम लीडर होने के नाते मेरे लिए मेरे अवार्ड से ज्यादा जो खुशी हुई वो मेरे ट्रूप्स को जब मिला, उसकी खुशी मुझे ज्यादा हुई। तब मुझे लगा कि हाँ, सच में मुझे अवार्ड मिला है। और मुझे अभी भी याद है जब वो साइटेशन जब जाता है, तो आपको ये एक दिस इज अ प्रोसेस कि जो आपके कमांडिंग ऑफिसर है वो आपको बुलाएंगे और बताएंगे कि देखो आपका साइटेशन ऐसे ऐसे हमने भेजा है। तो मेरे को अभी भी याद है, मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को ये बोला था, मैंने कहा सर आपने इस लायक समझा, वही बड़ी बात है, वरना तो काम हम इसके लिए तो कर ही नहीं रहे हैं। और मैं ये इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है कि जितने भी शॉर्ट सर्विस विमेन ऑफिसर्स हैं, उनको 20 साल कंप्लीट होने पे परमानेंट कमीशन का मौका मिलेगा। और वो तो है ही है, बट उससे ज़्यादा है कि पेंशनेबल सर्विस हो जाएगी उनकी, उनको पेंशन लागू होगी। तो कई सवाल इसके इर्द गिर्द जो यंग लड़के लड़की हैं जो चाहते हैं आर्मी ज्वाइन करें, तो वो यही पूछते हैं कि हमें पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं समझती हूँ कई ऐसे सोसाइटी के ऐसे हिस्से से आते हैं कि शायद वो चाहते हैं कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े और वो सब वो थोड़े अपनी फैमिली को एक अच्छे पोजीशन पे लेके, तो इसीलिए वहां से ये सवाल आते हैं उस स्पेस से। बट मैं ये भी सलाह देना चाहूंगी कि अगर आप फौज में आ रहे हैं तो उसको एक मुद्दा बना करके आएंगे तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। फौज इसीलिए एक जॉब नहीं है, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये एक जीने का तरीका है। तो इसको एंजॉय कर, क्योंकि अगर आप सोचेंगे मुझे यूनिफॉर्म पहनना है, तो वो आप एकेडमी के पहले दिन आप यूनिफॉर्म पहनोगे। अगर आप ये सोच के आओगे कि मुझे अफसर बनना है, तो वो तो आप पहले वो 1 साल की या 18 महीने की जितने भी जिस भी एकेडमी से आप आते हो, आप अपनी ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट करोगे आप एक अफसर बन जाओगे, है ना? वैसे उतना आसान नहीं है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेनिंग के दौरान कुछ ना कुछ उन्हें इंजरी हो जाती है या कोई उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और वो ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट करता। बट हम मिसाल के तौर पे अगर हम ले भी लें कि चलिए आपने ट्रेनिंग भी कर लिया, आप कमीशन भी ऑफिसर तो पहले दिन ही बन गए, बट चैलेंज चुनौती उसके बाद है, उसको निभाना। जो सपना आपने देखा वो सपना पूरा हो गया, अब उस सपने को जीना है और उससे भी ज्यादा उसके साथ जो जिम्मेदारियां आ रही हैं उसे निभाना है। तो कोई भी अगर आर्मी में आता है, वो ये ऑनर अवार्ड, मुझे ये चक्र मिल जाए या वो मिल जाए, ये ख्वाब देख के कोई नहीं आता है। लोग ये देख के आते हैं कि हमें हमारे देश को सर्व करने का मौका मिले हमें, है ना? बेनिफिट्स और पेज और पर्क से ऊपर है इंडियन आर्मी। और वही चीज जब हम 20 मार्च 2010 को कमीशन हुए थे, हमारा पूरा कोर्स, और हमारा सबसे छोटा ना 118 लोगों का कोर्स है, बहुत ही छोटा कोर्स है। हम जब भी 20 मार्च को बात करते हैं, कई बार वही है, वो बातचीत के दौरान हमेशा हमारे जो 4-5 साथी हैं हमारे कोर्स में जिनको हमने खो दिया है, उनकी बात पक्का निकलती है। और जब उनकी बात निकलती है तो कई बार यही सोचते हैं कि शायद आज जिंदा हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गिफ्ट है ना?
तो इस गिफ्ट को संजोग के रखना है, अपने लाइफ में एक हायर पर्पस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ पैसे, औहदे और इन सब चीजों में अगर आप पड़े रहे तो आप फिर इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप फिर उसी में टेंशन में रहेंगे कि हाय मुझे पेंशन मिला कि नहीं मिला। अपना काम जो आपने वादा किया, जिस दिन आपने ज्वाइन किया, यस, तो वो कहीं ना कहीं उससे आप भटक जाओगे। हाँ। आपने जो अभी ये बताया तो मेरा क्वेश्चन था वो कवर हो गया। तो बहुत अच्छे से आपने उसको बता दिया। मैम, एक महिला इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के नाते आपको सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या झेलना पड़ा, और मेल डोमिनेटेड सेटअप में आपने अपना रेस्पेक्ट और क्रिएटिविटी कैसे बनाई? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा मौसमी, एंड आई थिंक सो ये एक बहुत अच्छा अवसर है मेरे लिए। जेंडर के अराउंड जो लोगों का सोच है उसको, है ना, उसको कुछ हद तक मैं अगर अपने जवाब से तोड़ पाई तो वो बहुत ज़रूरी है। और मैंने कल ही इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था, हाल ही में वही चल रहा है कि विमेन ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया कि उनको ठीक तरीके से उनको असेस नहीं किया गया। उनके जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं उस सब पे काफ़ी चर्चा हो रही है कि क्या ये डिजर्विंग है, ये नहीं है, और ये हर चीज़ के अनेक अनेक पहलू हैं। और हैरानी की बात ये है मौसमी कि इस पे चर्चा वो लोग कर रहे हैं जिनका वर्दी से कोई लेना देना नहीं है दूर तक। तो वही है, बाहर बैठ के पंचायती करना तो बहुत आसान है। पर सेना में सेवा करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, नंबर 1 ये है, चैलेंज आपको किसी को चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये समझ जाएं हमें किसी को प्रूव नहीं करना है। एंड स्पेशली मैं ये वुमेन को कहना चाहती हूँ, लड़कियों को कहना चाहती हूँ, आई नो एक गोल होना जरूरी है, अपने आप को प्रूव करना जरूरी है, ये सब है, एक पर्पस होना जरूरी है, अच्छा करना जरूरी है, लेकिन ये सोच मन से निकालना होगा कि मुझे किसी के बराबर आना है। जी नहीं, आपने अपना रास्ता बनाना है। और सबसे बड़ा चैलेंज एक वुमेन को यही है, ये बराबरी वाले सोच से निकलना। अपने माइंडसेट को हमें चेंज करना है कि हम उनके बराबर आने हैं, हमें जेंट्स के बराबर आना है, हमें किसी की बराबरी करने की जरूरत नहीं। एक बहुत अच्छा वीडियो घूम रहा था पीछे से, मुझे एग्जैक्ट उसका सोर्स याद नहीं है, बट वो कहता है कि हम अक्सर, लेडीज में ये ज्यादा है, हम बात करते हैं फर्स्ट सिंड्रोम बोलती हूँ मैं इसको ना, मैंने इसका नाम यही दिया है, ये फर्स्ट सिंड्रोम है। यानी मैं फर्स्ट ये थी, या मैं फर्स्ट, और इसको बनाता कौन है? कौन है ये सिंड्रोम बना रहा है? ये सोसाइटी बना रही है ना। घर का खाना को इतना हाइप क्यों कर दिया है हमने? घर का खाना अलग चीज है, माँ बना रही है तो ठीक है, बट वो पिता भी तो बना सकते हैं ना घर का खाना। घर का भाई बना सकता है, बहन बना सकते हैं, हम बना सकते हैं। ये मानसिकता को चेंज करना है और अपने आप को चेंज करना है उस चीज में। मुझे किसी से बराबरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मुझे किसी चीज में आई एम द फर्स्ट नहीं बनना है, पर फर्स्ट ऑफ मेनी बनना है। मैं अकेले नहीं आगे बढ़ूंगी, मैं अपने साथ मेरी पूरी ये जो ट्राइब है, वुमेन ट्राइब, उसको आगे लेके बढ़ूंगी। और लेडीज में ना, मैं एक बहुत अच्छा कोट अगेन इंस्टाग्राम ना बहुत अच्छे अच्छे कोट मुझे दिखाता है, उसने दिखाया कि ऐसी बात हो रही थी, लोग बोल रहे थे कि अगर विमेन लीडर्स हों दुनिया में तो क्या वर्ल्ड वॉर होता? तो उसका जवाब किसी ने लिखा है कि विमेन लीडर होंगे ना तो कंट्रीज ऐसे लड़ेंगे नहीं एक दूसरे से, क्योंकि वुमेन सिंबलाइज करती है क्रिएशन को, हम क्रिएशन को सिंबलाइज करेंगे, इसलिए हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। तो वो वही बोले, कंट्रीज के बीच में युद्ध नहीं होगा, बस थोड़ी सी एक दो कंट्रीज ना एक दूसरे से बात नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी जेलस होंगी एक दूसरे को लेके। तो जेलसी एक हमारा ट्रेट है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके बारे में बात करना चाहिए, इससे उभरना है। हर किसी को थोड़ा सा बुरा लगता ही है, बट क्या हम किसी से बात करके थोड़ा मन हल्का कर लें?
अगर उसको हमने हमारा वो बना लिया ना कि नहीं अब तो मुझे बराबरी करनी है, मुझे प्रूव करना है, आप फिर वो ना उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश कर रहे हो, वो वाली फीलिंग है। हमें किसी की बराबरी करने की जरूरत। आपका जो मिलिट्री लाइफ है उसमें से एक सबसे बड़ा लाइफ लेसन आप क्या शेयर करना चाहेंगे जो सिविलियंस है जो अपने लाइफ में अप्लाई कर सके? सबसे बड़ा लेसन, और मेरी कोशिश वही है मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी करने की, ये है कि आज के नागरिक को, आज के भारतीय को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। समय बदल रहा है ना, कलयुग में तो हम हैं ही, बट समय बदल रहा है। इर्द गिर्द अगर देश देखें तो उनके हालात के हिसाब से तो हम टचवुड बहुत अच्छी जगह पे हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली का इंसिडेंट हुआ है, जिस तरीके से ऐसे पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, ये सब हमें बताता है कि कहीं ना कहीं नागरिक के लेवल पर भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए इंटेलिजेंस को लेकर के, और सिटीजन्स इसमें एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं अगर वो समय पे सही चीज हमें इंफॉर्मेशन एज इट इज, जो भी एजेंसी है, चाहे वो पुलिस हो, सिक्योरिटी एजेंसी हो, कोई भी हो, आप उनको सही समय पे दे सकें। तो आज के नागरिक को सतर्क होना बहुत जरूरी है, आज के भारतीय को सतर्क होना बहुत जरूरी है। आपके लोकेलिटी में, आपके इर्द गिर्द ना सिर्फ सिक्योरिटी, एक नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, बट एक सोशल सेफ्टी बहुत जरूरी है। शीरोज रिप्रेजेंट करता है एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मौसमी, है ना। अगर कोई सतर्क रहे तो शायद एक बच्ची को हम बचा सकते हैं, है ना। तो वो सतर्कता मैं चाहती हूँ कि हमारे हर एक भारतीय में। बिल्कुल, यही हमारा प्रयास भी यही है कि हम एक इंसान को अवेयर करें तो वो और 10 लोगों को करेंगे। एग्जैक्टली। बिल्कुल। इंफॉर्मेशन पावर जरूर है, बट पावर का दुरुपयोग होता है, बट अवेयरनेस एक स्ट्रेंथ है, और वो कभी आपको गलत दिशा में नहीं लेके जाएगी। कई बार ऐसे होते हैं ना कि एक छोटे बच्चे भी एक सीख दे के जाते हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमें जो पता नहीं है उनको पता है। एग्जैक्टली। तो बहुत जरूरी है और किसी से भी हम ले सकते हैं वो। एग्जैक्टली, कोई भी आपको अवेयरनेस बना दे सकता है उसके साथ। आपने फील्ड ऑपरेशंस और लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन और इंटेलिजेंस एनालाइज में काम किया। बिना क्लासिफाइड डिटेल्स बताए कोई ऐसा एक एक्सपीरियंस शेयर करे जो आपको सबसे अनएक्सपेक्टेड और रोमांचक लगा? बिना ओके, हाँ, आई थिंक सो, ये सबसे अनएक्सपेक्टेड था। मैंने किसी को इंट्रोगेट किया था, और मैं जिंदगी में कभी नहीं सोची कि मैं उस इंसान से फिर मिलूंगी, वो भी आउटसाइड द जेल, और ये हुआ है। तो वो मेरे लिए एक बहुत अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था, और उस समय में मुझे याद है मैंने उसको यही बोला था कि देखो, मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी, है ना, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही थी, मैं अपने देश। बोले नहीं मैडम जी, पता है मुझे, आप अपना काम कर रहे थे, मैं भी तो गलत था। तो ये बहुत ही एक अनोखा कॉन्वर्सेशन था। ये एज अ सिचुएशन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि बाद में हम मिलेंगे। बिल्कुल। और कहने के आपने बोला कि उन्होंने बोला कि गलती था, तो ये एक्सेप्ट उन्होंने किया, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कई बार लोग बोलते हैं ना कि जो क्रिमिनल होते हैं या क्रिमिनल ना भी हो, कुछ भी उनसे अनजाने हो जाते, बट वो क्राइम ही हो जाते। बट फिर उसने उसको सुधारा, उस पे काम किया, उसने एक मेन स्ट्रीम में आने की मेहनत की। ये अपने आप में दर्शाता है कि वो किस हद तक उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा। इसीलिए जब हम इंट्रोगेशन करते हैं, हम किसी को भी क्रिमिनल, कॉन्विक्ट ये सब नहीं बोलते हैं, क्योंकि अभी तक वो केस प्रूव नहीं हुआ। हम उनको सब्जेक्ट बोलते हैं या इंडिविजुअल बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत है, बहुत सारे चीज जाननी है, बट टाइम थोड़ा लिमिटेड है हमारे हाथ। बट ऐसा नहीं है कि हम दोबारा कर सकते, इसका पार्ट 2, 3 बना सकते आज के लिए। अग्निवीर स्कीम और वुमेन इन कॉम्बैट रूल्स, इस पे आपकी क्या राय है? जो रूल्स है, और आपने जो बता ही दिया
मेरा इसके साथ ही वो क्वेश्चन था कि जो युवा लड़कियां जिनको आर्मी में ज्वाइन करना है, उनको आप क्या एक एकदम पावरफुल मैसेज देना चाहेंगे? वो आपने दे दिया, और आप चाहते हो तो आप दे सकते हो इस पे। ओके, पहले हम फर्स्ट आपको कवर करते हैं अग्निवीर एंड वुमेन इन कॉम्बैट रोल्स को। देखिए, वैसे मैं ये चीज में मानती हूँ कि मेरी राय से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर्मी एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो भी डिसीजन लिया होगा, अगर वो ये स्कीम लाए भी होंगे, तो बहुत ही सोच समझकर, बहुत इसके पीछे डिस्कशंस हुए होंगे, और उसके बाद ही आर्मी लाई होगी। आर्मी एक्सपेरिमेंटेशन में नहीं विश्वास रखती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन फिर उनको लाइफ एंड डेथ सिनेरियो दे सकता है। इस स्कीम को बहुत सारे लोगों ने नकारा भी है, इंक्लूडिंग आर्मी ऑफिसर्स। कहीं हद तक ये स्कीम थोड़ा इनजस्टिस है भी, कि एक जब जवान 17-18 साल की उम्र में जब वो सोचता है कि मुझे आर्मी में भर्ती होना है, उसका जोश बहुत अलग किस्म का होता है। पर जब उसको ये पता चलता है कि यार वो तो सिर्फ 4 साल रहेगा और फिर उसे नौकरी की फिर से एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एक मेन रीजन ऑफ मोटिवेशन जो था कि आप आर्मी में आएंगे तो कम से कम आपके 15-16 साल कहीं नहीं गए हैं, आप देश को सेवा भी करेंगे, और आर्मी आपके परिवार का ख्याल रखेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसके वजह से लोग आर्मी में आते हैं, चाहे एज ऑफिसर्स या एज जवान्स। अब अग्निवीर स्कीम ने इस कारण को ही खत्म कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं एक चुनौती हमारे लिए भी हो गई है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है, तब भी बहुत सारे नौजवान आ रहे हैं। ये स्कीम दोनों के लिए है, मेल्स के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी है। अब क्योंकि ये स्कीम अब आ गई है, तो मैं ये सलाह देना चाहूंगी लोगों को, जो भी मौका मिल रहा है आपको देश सेवा करने का, एटलीस्ट वो मौका मत छोड़ो। आप पहले से ही एक मेंटल प्रिपरेशन ये भी रखिए कि हो सकता है अगर मेरा 4 साल के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ आगे सर्विस के लिए, तो मुझे बाहर आना पड़ेगा। बट आप उस 4 साल में या उससे पहले ही जब आप अग्निवीर की भी तैयारी करें, अपने आप को एक इस तरीके से ढाल लीजिए कि मुझे अगले 4 साल के बाद क्या करना है, ताकि वो एक शॉक इफेक्ट जो है वो कम हो जाए। क्योंकि मेन कारण यही है, एक अनसर्टेनिटी। एज ह्यूमन बींग्स हमें अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है ना, हम चाहते हैं हमें हर चीज पता हो। तो वो है अग्निवीर स्कीम को लेकर के कहीं ना कहीं ये जो एक रीजन था, जिसके एक बहुत बड़ा रीजन, जिसके भरोसे लोग आराम से फौज में आ रहे थे, और वो रीजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हटाने के कारण थोड़ा मुश्किल हो गई। ये मेरी राय है। बट हैविंग सेड दैट, कोई भी स्कीम अगर आई है किसी कारण से आई है, और जब ये यहाँ है उसका हमें यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल बताया, जब मैं आर्मी में ज्वाइन करने की सोच रही थी, उस समय सिर्फ वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम था, सीडीएस एंट्री नहीं था, एनसीसी एंट्री था। तो इसलिए मैंने एनसीसी ज्वाइन कर लिया कि चलो कम से कम स्पेशल एंट्री स्कीम नहीं तो एनसीसी एंट्री होगी। पर जैसे ही सीडीएस का मौका मिला, हमने वो भी उसको यूटिलाइज किया। मौके अलग अलग रूप में आएंगे, उन मौकों को मत छोड़िए, और अपने जज्बे को कम मत करिए ये सोच करके भाई सिर्फ मुझे 4 साल भी कई लोग नहीं कर पाते हैं, वो मौका भी लोगों को नहीं मिलता है। तो वो सोचना बहुत जरूरी है। विमेन इन कॉम्बैट रोल्स की बात करें तो पहले हम कॉम्बैट का डेफिनेशन समझ लेते हैं। कॉम्बैट का जो अंडरस्टैंडिंग है वो है कि एक ऐसा सिनेरियो जहां पे आप एनिमी के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायर में आ सकते हैं, उसको हम एक कॉम्बैट रोल बोलते हैं या कॉम्बैट सिचुएशन बोलते हैं। कॉम्बैट सिचुएशन हमेशा ही एक बैटलफील्ड सिनेरियो नहीं होता है। हम अगर जेएनके या नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे ये बहुत फ्लूइड है। ये आप देख लो, पहलगाम अपने आप में एक टेस्टमेंट है इस चीज के लिए कि कॉम्बैट सिर्फ ऐसे इलाकों पे नहीं होता है जैसे मूवीज में दिखाते हैं, वो कहीं पे भी हो सकता है।
अब बात करते हैं विमेन इन कॉम्बैट रोल्स, तो एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली हम इन्वॉल्व रहे ही हैं हमेशा से, चाहे इंटेलिजेंस सेटअप की बात करें या हम लॉजिस्टिक्स की भी बात करें। कारगिल युद्ध के समय भी ऐसे कई विमेन ऑफिसर्स थे जो फॉरवर्ड एरियाज में पोस्टेड थे। मैं ये नहीं कह रही कि बैटल फील्ड में थे वो, बट वो ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे थे जहाँ से हमें हमारे जवानों के लिए राशन, पानी, एम्युनिशन ये सब भेजना है। तो ये ऑलरेडी एक कॉम्बैट रोल में है। जिस कॉम्बैट रोल की अभी थोड़ी सी एक लड़ाई चली हुई है, जिस पर अभी पूरी तरीके से एक डिसीजन आया नहीं है, वो है इन इन्फेंट्री, यानी जहां हम एक प्रॉपर बैटल फील्ड सिनेरियो की बात कर रहे हैं या प्रॉपर गन बैटल की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो टेररिस्ट ऑपरेशंस हो। इसमें अभी तक विमेन इन्वॉल्व नहीं है। मेरा होप है ये, एंड मुझे पता है इस पे किस तरीके के कमेंट्स आ सकते हैं, बट आई एम ओके विद दैट। आज विमेन ऑफिसर्स पिछले 4 दशक उनको लग गए यहाँ तक इस कमांडिंग रोल में पहुंचने के लिए, है ना। अब लोगों को अगर उन्हें कमजोर समझना है या जो भी समझना है वो समझ लें, उनको मौका मिला है, वो उस मौके में अपना धर्म, अपना कर्तव्य जो उन्होंने, जिसके लिए उन्होंने कसम खाई है, उसको वो निभाएंगे, वो निभा रहे हैं। तो कल को एक सिनेरियो अगर आए कि विमेन को कॉम्बैट रोल में लाना है, तो आई एम वेरी श्योर आर्मी स्टैंडर्ड्स में कोई कमी नहीं करेगी। वो उस हिसाब के जो विमेन ऑफिसर्स या सोल्जर्स हैं उनको उस हिसाब से तैयार करेगी। आज विमेन असम राइफल्स और आरआर में भी पोस्टेड हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को वहां पे यूजफुल, प्रोडक्टिव और इफेक्टिव प्रूव कर पाए हैं, तब जाके अभी भी हैं, है ना, तब जाके वो कर पा रहे हैं। बाकी हमारे सोच विचार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यही पोस्ट मैंने कल डाला था कि हमारे जो भी सोच विचार हों वो चलते रहेंगे। जो मेल ऑफिसर्स हैं या जो वुमेन ऑफिसर्स हैं, जो मेल सोल्जर्स हैं, जो वुमेन सोल्जर्स, यानी जो भी सेवा में हैं, वो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके विचारधाराओं से, और वो कभी पीछे हटेंगे भी नहीं। और कभी ये रिक्वायरमेंट अगर आती है कि विमेन को इस टाइप के कॉम्बैट रूल्स में डालना है फ्रॉम अ इन्फेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे 100% भरोसा है कि वो कर पाएंगी वहां पे भी। और अभी तक जो ग्राफ दिख रहा है विमेन का इन आर्मी, वो अच्छा ही जा रहा है। आर्टिलरी में विमेन आ गई हैं, बहुत बड़ी बात है। इंजीनियर्स में तो ऑलरेडी थी, है ना। मेजर सीता ने जो वायनाड में फ्लड्स हुआ था उस समय पे जिस तरीके का उन्होंने योगदान दिया है, ऐसे कई वुमेन ऑफिसर्स हैं जो अपने अपने रोल में वो अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता वो कहीं से पीछे हटने वाली। और हम उस देश के जहाँ पे झांसी की रानी है पैदा हुई है, तो बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए लोगों को। अब मैं सोची थी लास्ट क्वेश्चन होगा, बट मेरे को 1-2 क्वेश्चन और भी बहुत ज्यादा, हाँ, मतलब ये होता ना, आप कुछ बात कर रहे हो तो आपने अभी बोला था अनसर्टेनिटी, लॉस और अनसर्टेनिटी के बारे में आपने कई बार बात किया, जैसे कि अभी बात कर रहे थे। तो आर्मी में ऐसे ऐसे मोमेंट्स को आप कैसे डील करती थी? कोई एग्जाम्पल हो तो आप शेयर करें। बहुत ऐसे मोमेंट्स तो हमारे सर्विस में आते ही रहते हैं, और शायद पूरी तैयारी हमारी जो होती है, चाहे वो ट्रेनिंग हो या ट्रेनिंग के बाद सर्विस में आने के बाद हो, वो ऐसे अनसर्टेनिटीज को डील करने के लिए ही होती है। कई बार ऐसे सिनेरियोज होते थे कि हम जिस काम के लिए गए हैं, जिस टास्क के लिए गए हैं, और पता चला वो इंडिविजुअल ही वही नहीं आया, तो आपको फिर फॉल बैक करना है। कई बार ऐसे सिनेरियोज थे जहाँ पे लगा कि आप कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, आपको थोड़ा सा एक वो डर लगे कि हमारा टीम शायद कॉम्प्रोमाइज हो गया, उन सिचुएशन से भी आपको निकल के आना होता है।
ऐसे कई कई ऐसे सिनेरियोज रहे हैं जब लॉस भी हुआ है। एक सिनेरियो जो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, वो पर्सनली मेरे ही फील्ड का नहीं है, बट स्टिल मैं बताना चाहूँगी। एक सुखोई एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था तेजपुर में, और हमें सडनली फ़ोन आया क्योंकि हमारी सबसे नियरेस्ट यूनिट है, तो हमें कहा गया था कि आप अपनी क्यूआरटी को वहाँ भेजिए। और उस समय मैं ड्यूटी ऑफिसर मैं थी, तो मुझे कहा गया कि आप जाइए सर। उस सिनेरियो को डील करने के लिए आपने कोई तैयारी नहीं की है, क्योंकि एयरफोर्स अलग हिसाब से चलता है, आर्मी अलग आर्मी की रिक्वायरमेंट्स है, वो अलग तरीके से चलते हैं। इस सिचुएशन में मैंने देखा, इससे समझ में आता है कि आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से हो जब आप ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, चाहे वो दोनों पायलट से उनको इवैक्यूएट कराना था, या मेडिकल फैसिलिटी वहां तक पहुंचाना था, या पब्लिक को, क्योंकि एज ए इंटेलिजेंसर हमारा सबसे ज्यादा फोकस था कि पब्लिक अननेसेसरी डिटेल्स सोशल मीडिया पे ना फैलाए। वो सबसे बड़ी चुनौती होती है हमारे लिए। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो था, जिसकी हम ट्रेनिंग में भी बहुत ज्यादा इसकी डिस्कशन नहीं होती है। बट इस चुनौती को भी, किसी भी चुनौती को आई थिंक हम लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम ये थॉट लेके चलते हैं कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे, हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, हम उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम को देखते हैं। तो शायद ये जो नजरिया है, और ये नजरिया ना सिर्फ मुझ में है, हर एक सोल्जर में, हमारी पूरी टीम में ऐसा मुझे नजरिया लगता होता है। है कि ट्रेनिंग के जो टाइम पीरियड होते हैं ना, बहुत चीजें आप लोगों को मेंटली आप तैयार होके रहते हो ट्रेनिंग के बिल्कुल दौरान। बिल्कुल। और लॉस को भी डील करना फौज सिखा देती है। आप जब अपनों को खोते हैं, आपको उससे पता चलता है, उससे जब आप वो सब फील करते हैं, वो आपको और स्ट्रांग बनाती है, वो आपको और समझदार बनाती है लीडर लाइफ के बनाते लिए। हैं। बिल्कुल। एक क्वेश्चन और मेरे को पूछना है। आपने आर्मी से रिजाइन देने का डिसीजन कब और क्यों लिया था? क्या वो डिसीजन आपके लिए आसान था या इमोशनल स्ट्रगल रहा? ओके। तो जब हम शॉर्ट सर्विस की बात करते हैं, पहले शॉर्ट सर्विस में 5 साल में आप रिलीज लेते थे। हम इसको रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट नहीं बोलते हैं। जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर होते हैं, वो अपने मैंडेटरी सर्विस के बाद रिलीज लेते हैं, उसको रिलीज कहा जाता है। इसलिए एक्चुअली हमारे नाम के सामने रिटायर्ड लगाना थोड़ा वो नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट। ये शॉर्ट टाइम हाँ पीरियड है इसलिए। हाँ हाँ। रिटायर्ड वो होते हैं जो 20 साल बाद सर्व करके निकलते हैं, तो इसलिए हम एक्स आर्मी ऑफिसर इस तरीके से लिखते हैं। हमारे टाइम पे ये टाइम ड्यूरेशन 5 से 10 साल कर दिया गया था। 10 साल मैंडेटरी सर्विस करने के बाद मैंने रिलीज का डिसीजन लिया था। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं 4 साल और सर्व करूं, पर मैंने फिर भी ये डिसीजन लिया क्योंकि मैंने सोचा कि चलो, मैं एक फौजी परिवार से हूँ ही, 10 साल मैंने यहाँ से जो सीखा है, चलो अब कहीं और जाके उसको अप्लाई करके लोगों की मदद अगर मैं कर सकूं तो क्यों नहीं। इमोशनली यस, दिस डिसीजन वाज नॉट इजी। मेरे से ज्यादा शायद मेरे सीनियर्स के लिए डिसीजन डिफिकल्ट था, मुझे बाहर छोड़ना। वो तो साइन ही नहीं कर रहे थे डॉक्यूमेंट को, और वो अभी भी उनको विश्वास नहीं होता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हूँ, स्पेशली जिस तरीके से अभी मैं काम एक कर रही हूँ। फैमिली माहौल बन जाते हैं जी और आपके जो बर्ताव होते हैं ना, जी नेचर होते हैं, बिहेवियर होते हैं, तो जी आपको आपके आसपास के लोग बहुत कनेक्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन। जी। तो ऐसा कोई बहुत ही ठोस स्ट्रेसफुल वैसा कोई, या जैसे कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं इनके साथ क्या ही हुआ होगा, टचवुड ऐसा कुछ नहीं था। आई आई टुक दिस डिसीजन कि मैंने 10 साल देश की सेवा एक वर्दीधारी के रूप में की है, अभी आगे किसी और रूप में हम देश सेवा करेंगे। बिल्कुल, बस वही एक माइंडसेट के साथ क्योंकि मैंने। आपने आपका माइंडसेट था कि मुझे अच्छा करना है, जो मैंने सीखा है उससे और लोगों को और लोगों के साथ अच्छी चीज़ कर सकते हैं।
मेरे को मैं एक वाकया बताना चाहूंगी। ये मेरा सिलेक्शन 3rd अटेम्प्ट में हुआ था। तीसरी बार मैंने इंटरव्यू क्लियर किया था। तो जब सेकेंड टाइम क्लियर करके आई, मेरे पास ऑलरेडी 2 बड़ी कंपनियों में जॉब था। मेरे पास जॉब ऑफर मेरे हाथ में था, पर मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे एक और बार करना है। तो जब मैं आई वापस, तो मम्मी ने कहा कि अब क्या? तो मैंने कहा अब क्या, अभी तीसरी बार जाऊंगी और देखेंगे जो होगा। तो मम्मी बोली लेकिन तुम्हारे पास तो जॉब आ रखा है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। और मैंने ये चीज बोला, मैंने कहा मम्मा देखो। तो बोले अगर नहीं, तीसरी बार में नहीं हुआ तो? मैंने कहा मम्मा देखो, ये 20-22 साल की उम्र में एक चीज तो मुझे क्लियर है कि मैं बनी हूँ देश सेवा के लिए। अब मैं वो किस रूप में करती हूँ, क्या मेरा जरिया होगा, वो जरिए बदलते रहेंगे, लेकिन मुझे पता है मैं बनी इस चीज के लिए। तो आई थिंक सो वो थॉट प्रोसेस ने मुझे ये डिसीजन लेने में हेल्प किया। चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे अनयूनिफॉर्म, मतलब बाहर हो यूनिफॉर्म से। बिल्कुल। ये तो रहा हमारा जो आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके कामों से रिलेटेड। अब हम चलते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सीरियस बात हुई, हम लोगों ने बहुत सारे चीजों के बारे में बात की। जी जी जी। तो अब चलते हैं पर्टिकुलर एक रैपिड फायर सेशन है। और रैपिड फायर वैसे एक टेक्निक भी हम यूज करते हैं इंट्रोगेशन में जी। क्योंकि जब रैपिड फायर में जवाब मिलता है, वो आपको हमेशा सच मिलता है। क्योंकि जल्दी जल्दी देना होता है और एकदम सोचना नहीं है, सोचने समझने से पहले, तो इसलिए असली जो रियल में होता है वो निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अच्छा फूड मेमोरी आर्मी में, सबसे अच्छा फूड मेमोरी क्या कुछ? फूड मेमोरी सबसे अच्छा लंगर की दाल। वो मुझे भी बहुत पसंद है। पता नहीं, मुझे जो वो होता है ना, लंगर बोलते हैं उसमें पंजाबी में। हाँ। और भंडारा होता है। हाँ, यूपी में, मैं यूपी तो हमारे आर्मी में जो जवानों का जो मेस है, उसको लंगर कहा जाता है। लंगर बोलते हैं। हाँ, वो एक कम्युनिटी किचन जैसा ही होता है, तो इसलिए उसको लंगर बोलते हैं। तो वहाँ की जो दाल है ना, ओहो, उसका टेस्ट ही अलग होता है। मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं, घर के खाना से भी ज्यादा जो भंडारा होते हैं, आप बोल रहे हो लंगर, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। उसके पीछे शायद कारण ये है कि सब लोग एक अच्छे पॉजिटिविटी के साथ मिलकर कर रहे हैं, और मिलकर किया हुआ काम हमेशा अच्छा होता है। कोई ऐसा कोई पोस्टिंग रहा जो बहुत ज्यादा लाइक खराब एक्सपीरियंस रहा पोस्टिंग के? या एक सेकंड, ये मैं ना ये वाला देख लूं एक बार, मैंने शायद कुछ उल्टा कर दिया इसमें। हाँ, सबसे खराब पोस्टिंग। नहीं, कोई भी नहीं थी। सब मेरे को, मैं 10 साल में बहुत अच्छी पोस्टिंग्स रही है मेरी। कहने के आपको होता है ना जगह एक्सप्लोर करना, शायद आपको पसंद है, तब इसलिए मेरे को बहुत पसंद है। मैं तो 2 साल जहाँ हुए मैं बोर हो जाती हूँ। सबसे यूजफुल गैजेट इन फील्ड? सबसे यूजफुल गैजेट हमारा एक वॉइस रिकॉर्डर होता था, वो सबसे यूजफुल है हमारे लिए। अच्छा, जो आपके साथ रहते हैं? यस, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर बोलते हैं हम उसको। वो हमेशा हम कैरी करते थे, क्योंकि हम ये फोन्स नहीं लेके चल सकते हैं ना। कोई फेवरेट वेपन ट्रेनिंग के दौरान? यस, ट्रेनिंग के दौरान मेरा सबसे फेवरेट था RL फायर करना, रॉकेट लॉन्चर। क्योंकि उसके बाद ना, फायर करने के बाद अगर आपने सही फायर कर दिया तो आपको एक फ्रूटी मिलती थी। तो इसलिए मुझे बहुत पसंद था कि RL फायर किया हमने, कि जीत जाएंगे कुछ तो फ्रूटी मिलेगी। सही, मजे मजे में भी होती थी कि किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा करके। बिल्कुल। मैम, अगर आज आपको 18 साल वाली जो नीति थी, उसको कोई एडवाइस देना हो तो आप क्या कहेंगे? दिस इज इंटरेस्टिंग। ये रैपिड नहीं है, तो इसमें तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं यही बोलूंगी कि डर लगे, इन मींस इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं ना, सॉल्यूशन टू फियर इज एक्शन। यानी अगर डर का सॉल्यूशन जो है वो एक्शन है। इसलिए अगर कभी डर लगे तो बस कर दो, सोचो मत ज्यादा। बिल्कुल। और आपके लिए देश सेवा का असली मतलब क्या है, चाहे आप यूनिफॉर्म में हो या आप यूनिफॉर्म से बाहर हो?
देश सेवा का सबसे बड़ा मतलब ये है कि इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिनको शायद हमें जितनी फैसिलिटी और जितनी सुविधाएं वो नहीं है। अगर हम सही मकसद में सही अर्थ में अगर देश सेवा बोलें तो वो अगर हम किसी के भी जीवन में एक इंसान के जीवन को अगर आप बदल सकते हो तो वो सबसे बड़ी देश सेवा। बिल्कुल, हो गया हमारा रैपिड फायर सेशन। और मैं पास हो गई कि नहीं ये बताओ? बिल्कुल पास हो गए। ओह थैंक यू। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जब आप बता रहे थे ना कि आपने ऐसा इंट्रोडक्शन किया फिर दोबारा मिले, या कई बार आपने अपना जो आइडेंटिटी है उसको छुपा के गए, एकदम मूवी वाला एक फीलिंग आया। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है स्टोरी सुनना, बट ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरी सुनने में तो बहुत मजा आता है। और कहीं ना कहीं हम जब बात कर रहे हैं ना तो हम खुद इंस्पायर हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब जो हमारा ऑडियंस है, मेरे को लगता है उनको भी बहुत मजा आया होगा और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें और इंस्पायरिंग चीजें उन्होंने भी सीखा होगा। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जय हिंद।